पहले एफोरिज्म्स पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। और हम ही लोगों ने अब तक सारे प्रीफेस पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई थी, जैसे आइसोपैथी किस ऑर्गन के कौन से एडिशन में इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले बार, या फिर मेस्मरिज्म कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि ये 4th एडिशन में है या फिर ये 5th एडिशन में है, तो वो सारी चीज़ें ना अपेंडिक्स में दी हुई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपेंडिक्स जब पढ़ते नहीं, अपेंडिक्स क्या हमें जानकारी देता है, तो अपेंडिक्स हमें होम्योपैथी के बारे में, ग्रोथ ओरिजिन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है अच्छा सा। इसीलिए हम लोग को अपेंडिक्स पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला एफोरिज्म, उसमें जो इम्पॉर्टेंट है 2-4 चीज़ें वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट टर्म्ड। कि फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन, यहाँ पे द कैपिटल से लिखा गया है ना, THE तीनों कैपिटल में है। क्यों लिखा गया है, एक क्वेश्चन ये राइज होता है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम लोग मॉडर्न उसमें बिकॉज नहीं लिखना पसंद करते हैं ना, हम लोग क्या BZ लिख देते हैं कई लोग, जैसे गुड नाइट को GNYT कई लोग लिखते हैं, या फिर NAT। ये एक राइटिंग का तरीका हो गया आजकल, और हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में भी गलतियाँ कराते हैं, या फिर अपने जो मेन एग्ज़ाम होता है इसमें भी गलतियाँ कराते हैं। क्या, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो उस समय के राइटिंग का तरीका था, हम ये नहीं कह रहे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग का तरीका था कि द जो है कैपिटल में लिखा गया, ये राइटिंग का तरीका, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और फिजिशियन क्या होता है, तो फिजिशियन मतलब ऐसा जैसे होम्योपैथी एक साइंस है, उस साइंस को जो प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है। जैसे हम लोग साइंस क्या होती है, साइंस को कुछ फंडामेंटल लॉज होते हैं, और उन फंडामेंटल लॉज के बेसिस पे उस साइंस को जो स्टेटमेंट दिया गया, जो नेचर्स का लॉ, उसे बार बार प्रूफ करना। तो हम प्रूफ कैसे करते हैं, हमारी जो आर्ट होती है, हम उस आर्ट के थ्रू क्या करते हैं, उस साइंस को प्रूफ करते हैं। जैसे हायर डायनेमिक एफेक्शन वीकर डायनेमिक एफेक्शन को क्या कहता है, डिस्टिंग्विश कर देता है अगर दोनों के बीच सिमिलरिटी हो। तो हम फिजिशियन करते क्या है, हम भी तो मेडिसिन देकर पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है हमारा, कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक एफेक्शन पैदा करते हैं, वीकर को रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह हम क्योर करते हैं। तो ये जो नेचर में जो चीज़ें हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो फिजिशियन एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या, जिसके अंदर आर्ट ऑफ हीलिंग हो, जो हीलिंग आर्ट को क्या करे, उसे प्रैक्टिस करे। तो फिजिशियन का मीनिंग होती है क्या, पीपल हु प्रैक्टिस आर्ट ऑफ हीलिंग, जो आर्ट ऑफ हीलिंग को करे। जैसे हम लोग फिजिक मतलब पढ़ते हैं, फिजिक मतलब बॉडी होती है, तो बॉडी को इसको भी कई लोग रिलेट करते हैं कि डिजीज़ फ्री करना फिजिशियन का वर्क है। तो यहाँ पे आगे बढ़े, हाई एंड ओनली मिशन, मिशन क्या होना चाहिए। तो मिशन जो हम लोग पढ़ते नहीं, कि मतलब हम लोग को कॉमनली क्या याद आता है कि जैसे अंग्रेज जब आए थे तो वो क्या करते थे कि धर्म परिवर्तन करवाते नहीं, तो आदिवासियों को लालच के थ्रू देकर, पैसे के थ्रू देकर, वो क्या था, वो उनका मिशन, वो क्या था, वो मिशन लेकर आते थे, मिशनरी वाली चीज़ है, ठीक है, कन्वर्जन के लिए। बट यहाँ पे हम लोग मिशन का वो मीनिंग नहीं लेंगे जो कन्वर्जन को लेकर है। यहाँ पे मिशन का मतलब है सिंपल सा, हाई एंड ओनली मिशन, एम होना। यहाँ पे मिशन की मीनिंग क्या होगी, एम। तो जो फिजिशियन है जिसका हाई, सबसे हाई, और ओनली मतलब केवल, जो एम है उसका एम क्या होना चाहिए, इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, उस सिक को हेल्थ की तरफ क्या करना, रिस्टोर करना। फिर एक चीज आती है कि सिख है कौन, द सिख, ठीक है। तो हम लोग कैंट के फिलोसफी में पढ़ते हैं ना पहले चैप्टर द सिख, वहाँ से कि रियल में सिख कौन है। तो क्वेश्चन इराइज होता है, अगर किसी को बॉयल्स होते हैं, ठीक है, या फिर मान लो किसी को विटिलिगो हो रहा है, या फिर रोमेटिक आर्थराइटिस है, तो क्या केवल वो जॉइंट ही सफ़र कर रहा है, या फिर किसी को रिंगवर्म होता है, क्या वो स्किन की ही कंप्लेन है, या फिर एज ए इंडिविजुअल पूरी की पूरी बॉडी क्या है, सिक है। इसी बारे में सारा डिस्कशन जो कैंटेसर की फिलोसफी नहीं, ये था सिक, पहला चैप्टर है जो उसके अंदर है। तो वहाँ पे कैंटेसर कहते हैं कि बॉडी का कोई टिश्यू बीमार नहीं होता, ठीक है, या बॉडी का कोई सेल बीमार नहीं होता, या फिर बॉडी का सिर्फ जो पेशेंट है उसका सिर्फ माइंड ही डिस्टर्ब नहीं है, एज ए होल जो पूरा पर्सन है वो सिक है, और हमें उसी सिक पर्सन को हेल्थ की तरफ ले जाना है।
तो हम लोग जब आगे के एफोरिज्म में पढ़ते नहीं हैं, जब 253 एफोरिज्म पढ़ते हैं, जहाँ पे हनुमान सर डिनिमर की बात करते हैं कि जब पेशेंट को तुम दवा दो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो हेल्थी दिखने लगता है, उसका ऑरा चेंज हो, उसका डिमिनर चेंज हो जाता है बॉडी का। ठीक है, तो हमें ठीक किसे करना है, हमें तो ये सबसे पहले यही समझना पड़ेगा। तो सिर्फ हमें एज ए इंडिविजुअल को ठीक करना है, जिसकी विल भी होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, जिसे कैंट ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि किसी पर्सन के तो उसकी विल और उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हनीमैन सर कहते हैं कि जो फिजिशियन है, जो आर्ट ऑफ हीलिंग को प्रैक्टिस कर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए कि वो सिक इंडिविजुअल को हेल्थ की तरफ ले जाए, एज ए इंडिविजुअल उसको हेल्थ की तरफ ले जाए, ना कि बॉडी के उसके स्पेशल पार्ट को लेके। टू क्योर एज इट टर्म, उसे क्योर की तरफ ले गए, जैसा उसे होना चाहिए, जिस टर्म के बेसिस पे उसे होना चाहिए। तो वो टर्म क्या होगा हमारा, वो हमारी आर्ट ऑफ हीलिंग होगी, जिसे हम लोग होम्योपैथी कहते हैं। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को वो चीज़ फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर सप्रेशन नहीं होना चाहिए कि हमने मेडिसिन दी उसके बाद पता लगा उसे 2 महीने बाद उसे नई डिजीज़ आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग पढ़ते नहीं कि सेंटर टू पेरीफेरी क्योर के डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्योर, जितने भी 5-6 पॉइंट पढ़ते हैं सारे क्या उन सिद्धांतों के बेसिस पर, उन टर्म के बेसिस पर होना चाहिए, वही हमारा क्योर कहलाएगा। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, स्टुअर्ट क्लॉसर के फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि क्योर एंड रिकवरी एक चैप्टर होता है। तो क्योर क्या होता है, रिकवरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये हमको वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज ए टर्म। एक जो फिजिशियन है, जो पर्सन उस आर्ट ऑफ हीलिंग को प्रैक्टिस कर रहा है, उसका ओनली एम होना चाहिए कि वो सिक इंडिविजुअल को हेल्थ की तरफ ले जाए, क्योर करे एज इट इज टर्म, उन टर्म के बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल होने चाहिए उसके लिए। वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा हम क्योर किसे कर रहे हैं। तो ये पूरा एफोरिज्म हनीमैन सर कहते हैं कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए, हमारा एम क्या होना चाहिए, और उसी के फुटनोट में हनीमैन सर कहते हैं कि हिज मिशन इज नॉट हाउ एवर टू कॉन्स्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम। हनीमैन सर कहते हैं कि उसका मिशन होना चाहिए वो क्योर करे केवल एक उस इंडिविजुअल का। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना तब एफोरिज्म के फुटनोट अंडरलाइन करवाएंगे, जहाँ पर हनीमैन सर कहता है अगर तुम्हें फ्री में दवा मिल रही हो तो एक फिजिशियन उस दवा को फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पेशेंट को क्योर करने के लिए। तो हनीमैन सर वहाँ तक की बात कर रहे थे, इतने हाई लेवल की, कि उसका मिशन नहीं होना चाहिए एक सिस्टम क्रिएट करे। तो सिस्टम क्या होता है, तो जैसे जुडिशरी का सिस्टम नहीं इंडिया में कि डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, हाई कोर्ट जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज होता है ना, तो एक सिस्टम ही तो है ये। तो जब हम पेशेंट को क्योर कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई हमारा सिस्टम नहीं क्रिएट करना चाहिए बाय इंटरवेविंग। ठीक है, एक सिस्टम नहीं क्रिएट करना है पेशेंट को ठीक करने के लिए कि उसे कोई कंप्लेन है तो उसे हम कह रहे हैं कि आज तुम न्यूरो के पास चले जाओ, 2 दिन बाद नेफ्रो के पास चले जाओ, उसके 2 दिन बाद उसे हम कार्डियो के पास भेज रहे हैं चेकअप के लिए, और तीनों डॉक्टर अलग अलग दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तो नुकसान है ना पेशेंट का। वही हनुमान साहब कहते हैं कि कोई सिस्टम नहीं बनाना है, और वो भी सिस्टम कैसा नहीं होना चाहिए, बाय इंटरवेविंग एम्पैथी स्पेकुलेशन। इंटरवेविंग का मतलब होता है जैसे मकड़ी नहीं होती, देखते नहीं वो जाले बनाती है ऐसे ऐसे करके, वो क्या होता है वेव करना, बुनना। तो हनुमान सर कहते हैं कोई भी एम्पैथी स्पेकुलेशन के बेसिस पे जो कि क्या खोखली होती हैं, उनके बेसिस पे हमें कोई चीज़ बुननी नहीं है। ठीक है, एंड हाइपोथेसिस, और कोई भी ऐसे हाइपोथेसिस नहीं बतानी है हमें कंसर्निंग द एसेंशियल नेचर ऑफ द वाइटल प्रोसेस, कि बॉडी के अंदर जो वाइटल प्रोसेस हो रहे हैं उसको लेकर हम कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे। यानी मैं सर ये कह रहा है कि सिर्फ हमारा मिशन होना चाहिए पेशेंट को ठीक करें, कोई सिस्टम नहीं बनाना है, उसके बॉडी के अंदर चल क्या रहा है उसके लेकर कोई हाइपोथेसिस नहीं देनी हमें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नहीं, इस डिजीज को लेकर ये हाइपोथेसिस दी गई थी, जैसे इसका बढ़िया से जब हम लोग 3rd ईयर में पढ़ते हैं एंडोमेट्रियोसिस, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक थ्योरी थी कि जब एंडोमेट्रियम के अंदर मूवमेंट होता है तो उसके इनर मेम्ब्रेन जो होती है डिसलॉज करके कहीं और चली जाती है, ये एक हाइपोथेसिस है केवल। तो वही हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाता जिसके अंदर क्या एम्पैथी स्पेकुलेशन हो और वाइटल प्रोसेस को लेके एक हाइपोथेसिस हो, रियल में क्या है वो ना बताया जाए।
एक हाइपोथेसिस इन विच द डिजीज ओरिजिनेट इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस इंटीरियर ऑर्गेनिज्म, वो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटीरियर लिखा नहीं, इंटीरियर इनविजिबल, एक ऐसा प्रोसेस जो कि क्या इनविजिबल है, वहां से एक डिजीज कैसे ओरिजिनेट हो रही है, इसको लेकर कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनानी है। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, वेयर ऑन सो मेनी फिजिशियन हैव हिदरटू एम्बिटुअसली वेस्टेड देयर टैलेंट एंड देयर टाइम। जबकि बहुत सारे फिजिशियन ने हैव हिदरटू मतलब होता अब तक, बहुत सारे फिजिशियन ने अब तक एम्बिटुअसली वेस्टेड देयर टैलेंट एंड देयर टाइम, वो सिर्फ उसे महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट करते रहे, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बॉडी के अंदर डिजीज कैसे हो रही है। तो हनुमान सागर हमें पेशेंट को समझाने के लिए हाइपोथेसिस नहीं बनानी है कि हम बताएं कि बॉडी के अंदर जो वाइटल प्रोसेस चल रहा हो उसके अंदर से ये डिजीज कैसे ओरिजिनेट हुई। और जबकि हनुमान से करेंगे बहुत सारे फिजिशियन अब तक क्या किया, एम्बिटुअसली का मीनिंग होता है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा कि मेरा नाम फेमस हो जाएगा, मेरे नाम से एक डिजीज कहलाएगी, यही तो एक महत्वाकांक्षा होती है एक फिजिशियन की। तो मतलब हनुमान से करें कि बहुत सारे फिजिशियन ने ना सिर्फ इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट किया। तो हनुमान सर पहले पॉइंट क्या कहते हैं, देखो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहते हैं कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट करना जिसके अंदर इम्पिटी, स्पेकुलेशन और हाइपोथेसिस हो। और सेकंड क्या है, नॉर इज टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फिनोमिना इन डिजीज। और ना ही अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम एक्सप्लेनेशन दें रिगार्डिंग द फिनोमिना इन डिजीज, कि डिजीज के अंदर क्या हो रहा है। जैसे किसी मान लो किसी के सेल के अंदर डिस्प्लेजिया हो रहा है, हम पेशेंट को बताएं कि ओह माय गॉड तुम्हें डिस्प्लेजिया हो रहा है, क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो ये हनुमान सर कह रहे हैं कि हमें कि डिजीज के फिनोमिना के रिगार्डिंग क्या क्या है उसके लिए काउंटलेस एक्सप्लेनेशन नहीं देने। काउंटलेस की बात चल रही है कि मतलब तुम आज हमने बताया तुम्हें इस वजह से डिजीज हो जाए, अगले दिन हम बता रहे नहीं तुम्हें इस वजह से हुई है, तो वही काउंटलेस एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं। एंड देयर प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रॉक्सिमेट होता है जो सबसे पहला हो, ओरिजिनल कॉज। तो हमने कहा ना ही हमें प्रॉक्सिमेट कॉज, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, विच मस्ट एवर रिमेन कंसील्ड। तो किसी डिजीज का जो सबसे पहला कॉज हो वो हमेशा छिपा रहता है। कंसील्ड मतलब होता है छिपा रहना, कि उसका जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो छिपा रहना। हमें ये भी नहीं बताना पेशेंट को कि उसका प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे उस समय अपने हाइपोथेसिस दे रहे होंगे, जबकि हम कभी प्रॉक्सिमेट कॉज जान ही नहीं सकते। तो मैं से ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, प्रॉक्सिमेट क्या कॉज हमेशा क्या रहता है, एवर रिमेन कंसील्ड, हमेशा छिपा रहता है। तो हम पेशेंट को जब ये बताएंगे तुम्हारे डिजीज का कारण ये है, तो वो तो और भी ज़्यादा ना काउंटर एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ होगी, और हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम बताएंगे तब। तो वही हमें ना हमें हाइपोथेसिस देनी है, ना ही काउंटर एक्सप्लेनेशन देना है कि उसके डिजीज के अंदर फिनोमिना, डिजीज के अंदर क्या फिनोमिना हो रहा है और उसका कॉज क्या है, दोनों चीज़ें नहीं करनी। आगे कॉमा रैप्ड इन अनइंटेलिजेंट वर्ड, रैप करना होता है रैपिंग करना, पैक करना। हम पेशेंट को बता रहे हैं तुम्हारे अंदर ये डिजीज पैदा हो रही है, उसको हम उससे क्या कर रहे हैं, एक नए नए डिजीज के नाम से उसे बता रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी डिजीज के नाम नहीं चेंज हो जाते धीरे धीरे करके, जैसे आजकल हम लोग पढ़ते नहीं, पुराने टाइम पे पढ़ते थे ब्राइट डिजीज, आजकल हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ते हैं ना। तो वो क्या था, ब्राइट डिजीज भी क्या थी, सेम ही था, बट उसे अब नए वर्ड में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। वही हनुमान से अगर तुम किसी को डिजीज बता रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसको नाइस वर्ड में क्या कर रहे हो, रैप कर रहे हो, रैप इन अनइंटेलिजिबल वर्ड। एक मतलब एक ऐसा वर्ड दे रहा है पेशेंट को समझाने के लिए तुम्हें ये डिजीज हुई है जिसके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं है, तब भी हम दिए जा रहे हैं। एंड एन इन्फ्लेटेड अब्स्ट्रैक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन विच शुड साउंड वेरी लर्न इन ऑर्डर टू एस्टॉनिश द इग्नोरेंट। एस्टॉनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और इग्नोरेंट का मतलब होता है जो पेशेंट है इसको समझते हैं अच्छे से, कि ना ही हमें अनइंटेलिजिबल वर्ड में उसे रैप करना है, एंड इन्फ्लेटेड अब्स्ट्रैक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन, यही ऐसे मोड ऑफ एक्सप्रेशन से उसे क्या एक्सेसिव, यहाँ पे वर्ड नहीं दिया गया है इन्फ्लेटेड अब्स्ट्रैक्ट, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है एक्सेसिव, मतलब उसे हम बढ़ा चढ़ा कर बताएं
कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में उसे समझाएं। ओ माय गॉड, तुम्हें ये डिजीज हो गई है, विच शुड साउंड वेरी लर्न, जिसे हनुमान सर कहते हैं कि जो कि सुनने में लगता है कि रटा रटाया है, कि उन्हें डॉक्टर बताया कि हमने पेशेंट को तो उसको ऐसे ऐसे समझाया, तो उसका जूनियर डॉक्टर वैसे ही समझा रहा है कि ये सिर्फ रटी रटाई बातें हैं, कि उसे हम बता रहे हैं कि तुम्हें ये डिजीज हुई है, ये तो भी हमने रट्टा मारा है ना। तो वही हनुमान सर कर रहे हैं कि विच साउंड वेरी लर्न, जो कि सुनने में, साउंड मतलब क्या, जैसे होता है बहुत साउंड वॉइस है किसी की, मतलब उसकी आवाज़ क्या है, बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, ये क्या है, जो बात है बहुत ही लर्न की हुई है, याद की हुई है। ऑर्डर टू एस्टोनिश द इग्नोरेंट, वो इग्नोरेंट जिस पेशेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उस डिजीज़ का नाम क्या है, पेशेंट को सिर्फ चाहिए कि वो ठीक हो जाए, हम उसे बता रहे हैं कि तुम्हारी डिजीज़ का नाम ये है। तो ये हनुमान सर करना है, इन ऑर्डर टू एस्टोनिश, ये जो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, जो लर्न की हुई बातें हैं, जिसे हमने अनइंटेलिजिबल वर्ड में ढाल कर बता दिया है पेशेंट को, जो कि क्या है, इग्नोरेंट है, जिसे फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है, इन ऑर्डर टू एस्टैनिश, वो सिर्फ और सिर्फ उसे आश्चर्यचकित करेगा। अच्छा, ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही नहीं ले सकते, मतलब ये हम लोग कॉमनली सुनते हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आश्चर्यचकित करेगा किसको, इग्नोरेंट को। वाइल, जबकि सिख ह्यूमैनिटी साइन इन वेन फॉर एड, जो सिख ह्यूमैनिटी है, जो बीमार मानवता है, ह्यूमैनिटी क्या, मानवता, मानव है, जो सिख ह्यूमैनिटी है, साई, साई मतलब होता है आहें भरना, इन वेन फॉर एड, एड मतलब होता है हेल्प, हेल्प के लिए, सिर्फ जो बीमार है, जो मानवता बीमार है, वो सिर्फ और सिर्फ एड के लिए, हेल्प के लिए आहें भर रही है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, फिजिशियन, कि उसे एक ऐसे वर्ड में बता रहे हो तुम्हें ऐसी डिजीज़ हो गई, वो पेशेंट को हेल्प नहीं करेगा। हम एक सिस्टम में फंसाते हैं, पहले इस पार्ट में जाओ, फिर उस पार्ट में जाओ, ऐसे चक्कर लगाता है पेशेंट हॉस्पिटल के, कि सबसे पहले तुम्हारी पर्ची बनेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। हनुमान सर वही करेगी, ये फिजिशियन का काम नहीं है कि एक फिजिशियन एक सिस्टम क्रिएट करे, एक हाइपोथेसिस बनाए, पेशेंट को एक ऐसे डिजीज़ को एक्सप्लेन कर, ऐसे वर्ड में रैप कर दे जिससे पेशेंट परेशान हो, उसे, जिससे क्या हनुमान सर कहते हैं कि वो जो लर्न है, जो इग्नोरेंट है, वो क्या कर रहा है, उसको अच्छे से समझ में नहीं रहा, तब भी हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये हनुमान सर, जबकि जो मानवता है वो क्या कर रही है, आहें भर रही है, पीड़ित है, हेल्प के लिए कि कोई मदद कर दे जो बीमार है। ऑफ सच लर्न रेवरीज, ये जो लर्न मतलब क्या, रटी रहता है, रिलेवरीज हैं, बातें हैं, कि एक के पीछे एक चली आ रही, लहर जिसको नहीं बोलते हम लोग, कि समुद्र में लहर कैसे होती है कि एक लेयर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, लर्न की हुई चीज़ें हैं, कि हम बता रहे हैं कि तुम्हें ये डिजीज़ हुई है, ठीक है। पेशेंट का वो तो हमेशा बुखार को लेकर ही आता है, या कोई दो चार कंप्लेन और लेकर, दर्द हो रहा है, लेकिन हम उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये डिजीज़ हो गई है, ये डिजीज़ तुम्हें इस तरीके से, क्या उससे हेल्प हो रही है, उसकी नहीं हो रही है। तो वह हनुमान से कहते हैं, ऑफ सच लर्न रेव, ये जो रटी रटाई लहरें हैं, बातें हैं, द नेम ऑफ थ्योरेटिकल मेडिसिन इज गिवन, जिसको हम क्या एक थ्योरेटिकल मेडिसिन से देते हैं, थ्योरी वाली मेडिसिन से देते हैं, मेडिसिन इज गिवन, हम गिवन करते हैं, देते हैं, कि तुम्हें एक हमने क्या बताया, एक ऐसी डिजीज़ बताई जो कि थी ही नहीं, उसके अंदर फिनोमेना एक्सप्लेन किया, उसके बाद हम उसे ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल मेडिसिन है, ये पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल मेडिसिन कौन से एफ्रोजिम में है, तो एफ्रोजिम उनके फुटनोट का पार्ट है, ठीक है। कौन सी चीज़, थ्योरेटिकल मेडिसिन, कि हमने रटी रटाई बातों पे पेशेंट को बताया तुम्हें ये डिजीज़ है, और रटी रटाई बातों पे क्या करते हैं, हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, जो कि एक थ्योरेटिकल मेडिसिन है। ये ऐसी चीज़ है जैसे कि अरे यार, ये इस बीमारी के लिए ये दवा बहुत अच्छी होती है, ये तो रटी रटाई बातें हैं ना, वही हनुमान सर कर रहे हैं। गिवन एंड फॉर विच स्पेशल प्रोफेसरशिप आर इंस्टीट्यूटेड, और जो ये थ्योरेटिकल मेडिसिन है, इसके लिए स्पेशल प्रोफेसरशिप, एक अलग से ब्रांच भी बनी हुई है एज इंस्टीट्यूटर, और उसे इंस्टीट्यूट का नाम भी दिया गया है, कि मतलब जो काम एक डॉक्टर को होना चाहिए वो जाके पेशेंट को ठीक करे, ना ही उससे कोई सिस्टम क्रिएट करना है,
और वो पेशेंट को क्या कर रहा है, अनइंटेलिजेंट बातों में ऐसे ऐसे एस्टॉनिश करने वाले वर्ड में लपेट कर बता रहा है कि तुम्हें ये डिजीज़ है। उसके बाद उसे थ्योरेटिकल मेडिसिन दे रहा है, ऐसी मेडिसिन जो कि क्या है, थ्योरेटिकल है, उसका प्रैक्टिकल्स है कि नहीं पता, जिसके लिए इंस्टीट्यूट भी बने हुए हैं। We had quite enough, and it is now high time that all who called themselves physicians should at the length cease to deceive suffering. हनुमान सर कह रहे हैं ये अब बहुत हो गया, वी हैव हैड क्वाइट इनफ, अब ये बहुत हो गया, अब इसे शांत करने की ज़रूरत है। एंड इज नाउ हाई टाइम, और ये हाई टाइम है इस समय, दैट ऑल हु कॉल देमसेल्फ फिजिशियन, वे सभी, इसमें हनुमान सर से होम्योपैथ की बात नहीं, ऐसे एलोपैथ को भी हनुमान सर कह रहे हैं कि हु कॉल देमसेल्फ फिजिशियन, वो सभी लोग जो खुद को फिजिशियन कहते हैं, शुड एट लेंथ सीज टू डिसीव सफरिंग मैनकाइंड, उसे अब सीज कर देना चाहिए, सीज मतलब रोक देना चाहिए, टू डिसीव सफरिंग, धोखा देना सफरिंग को। वो सफरिंग कौन है, मैनकाइंड है, जो मानवता बीमार है उसको क्या डिसीव करना, धोखा देना, इसको बंद कर देना चाहिए वो सारे फिजिशियन को जो भी खुद को कहते हैं कि मैं फिजिशियन हूँ। विच मियर टॉक, सिर्फ बातें करके, एंड बिगिन नाउ इंस्टेड वॉन्ट्स टू एक्ट, दैट इज रियली टू हेल्प एंड टू क्योर, किसी बातें करके उस सफरे को धोखा दे देना बंद कर देना चाहिए, और बिगिन नाउ, और अब शुरू करो, इंस्टेड क्या, वॉन्ट्स टू एक्ट, अब एक्ट करना शुरू करो वो सारे फिजिशियन, दैट इज रियली टू हेल्प एंड टू क्योर, कि जो सिख ह्यूमैनिटी है उसकी हेल्प करना, उसे क्योर करना। ठीक है, तो पहले एफरोजम में ये सारी चीज़ें हैं कि सिख कौन है, तो हम लोग कैंट फिलॉसफी में पढ़ेंगे द सिख चैप्टर से। अभी हम सिर्फ ऑर्गेनल पढ़ाते समय सबका रेफरेंस देंगे, उसको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे सारी फिलॉसफी को। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम फिलॉसफी पे पढ़ाएंगे, तब हम उसको मतलब पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ेंगे समझ के। ठीक है, तो पहले एफरोजम में क्या है, मिशन, यहाँ पे मिशन का मतलब एम होता है। फिजिशियन का है ना, एक ऐसा पर्सन जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग को क्या करे, आर्ट ऑफ हीलिंग को प्रैक्टिस करे। उसका फिजिशियन मिशन क्या नहीं होना चाहिए, एक कोई हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए, इम्पिटी स्पेकुलेशन नहीं देना चाहिए, और पेशेंट को उसका डिजीज का नाम बताना, अप्रॉक्सीमेट कॉज बताना जो कि है भी नहीं, बॉडी के एक वाइटल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है ये एक्सप्लेन करना, ऐसे ऐसे डिजीज़ का नाम बताना पेशेंट को जो कि उसने कभी सुनी ना हो, और उसे डिसीव करना सिर्फ बातें करके, फुसला कर कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे। ये भी सारी चीज़ें हमें ऐसा कहता है, हमें सारी चीज़ें बंद करनी है। ठीक है, तो पहला एफोरिज्म सब इतना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे सेकंड एफोरिज्म अगले लेक्चर।